Hello everyone. We shall proceed with this chapter income from house property. अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको तभी डिडक्ट करने को मिल रहा है जब आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज हो रही है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तभी अराइज होगी जब हाउस प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आज मैं मकान बनाना शुरू करता हूं। आज मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया और मकान बनाने में मुझे लगे 3 साल। तो मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि उस मकान से मैं इनकम कब कमाना शुरू करूंगा, आज से या आज से 3 साल बाद। बेसिकली जब मकान रेडी हो जाएगा तभी तो किराए पे देंगे, तभी तो इनकम आएगी। या गवर्नमेंट सेल्फ ऑक्युपाइड या डीम लेट आउट भी कब कहती है, जब मकान रेडी है। एक बात बताइए, आज मैंने जमीन खरीदा, ठीक है, और उस पर अब काम शुरू कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट कहेगी कि ये मकान हम आपका सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले रहे हैं या डीएलओ मान ले रहे हैं या एलओ मान ले रहे हैं? अरे कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मकान तो है ही नहीं भाई साहब। मकान है कहां? मकान होगा तब ना हम उसको एलओ डीएलओ या एसओ बोलेंगे। लेकिन ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कर्ज किस दिन लेता हूं मकान बनवाने के लिए। कर्ज उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आपने मकान बनाना शुरू किया। यानी जिस दिन मकान नहीं था उस दिन से पहले कर्ज शुरू हो गया और उसका इंटरेस्ट भी शुरू हो गया। यानी इंटरेस्ट तो आपने उस समय भी दिया है जिस समय मकान था ही नहीं। और जब मकान बनके तैयार हो गया तब मैंने उसका नाम दिया, चाहे एसओ बोला या एलओ बोला या डीएलओ बोला। और तब शुरू होता है इंटरेस्ट घटाना भी, क्योंकि उसके पहले तो मकान था ही नहीं। तो कभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कोई कंप्यूटेशन हुई ही नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की पहली कंप्यूटेशन कब होगी? जब मकान रेडी हो जाएगा, जिस साल मकान रेडी होगा। तो जिस साल मकान रेडी होगा उस साल का तो इंटरेस्ट घटा लेंगे आप। लेकिन क्या होगा उस इंटरेस्ट का जो मकान रेडी होने से पहले ही आप दे चुके हो, या मकान रेडी होने से पहले ही इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुका है, वो इंटरेस्ट हम कब घटाएंगे? राइट? देखिए, ये मान लीजिए मैंने 4 डिफरेंट ईयर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये है 9, सेवनटीन 18, 18 19, 19 20 और 20 21 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 19 20 फाइनेंशियल ईयर में यहां पे आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल अराइज इन प्रीवियस ईयर 1920। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहली बार कब अराइज करेगा? प्रीवियस ईयर 1920 में। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? ये अगर प्रॉपर्टी मेरी 19-20 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुई है तो पहली बार 19-20 का जब हम रिटर्न जमा करेंगे, ये है 19-20 फाइनेंशियल ईयर, इस साल का जब हम रिटर्न जमा करेंगे तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी रेडी हो गई थी। तो इस पूरे साल का जितना भी ब्याज होगा वो हमको घटाने को मिल जाएगा।
इस इनकम से। लेकिन लोन तो मैंने यहां पे लिया था, लोन यहां पे लिया था, तो यहां से लेके यहां तक का ब्याज, यहां तक का ब्याज, ध्यान दीजिएगा मैं यहां तक का ब्याज नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां तक का ब्याज नहीं बोल रहा हूं, ये पीरियड मैंने नहीं बोला, सिर्फ यहीं तक का, यहां तक का ब्याज, प्रॉपर्टी कंप्लीट होने तक का नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस साल कंप्लीट हुई है उस साल का तो पूरा ब्याज ही हम घटा लेंगे ना। देखिए इनकम टैक्स में साल का हिसाब होता है, ठीक है, डेट वाइज कोई हिसाब नहीं होता। प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम है तो प्रीवियस ईयर 1920 की कहलाएगी, और प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम पे से जो भी प्रीवियस ईयर 1920 का खर्चा है वो घटेगा। तो इस साल का तो सारा ब्याज हम घटा ही लेंगे यहां से, जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है। और अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड भी है तो भी आपको पता है कि एनएवी नील हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट तो घटाने को मिलता ही है, तो जो भी इस साल का इंटरेस्ट होगा वो हम घटा लेंगे। तो बात अब ये आती है कि जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उससे जो पहले 31 मार्च आया वहां तक का जो भी इंटरेस्ट है ये कैसे घटेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस इंटरेस्ट को 1/5 1/5 करके 5 सालों में घटाने दे देंगे, ठीक है। ये जो भी इंटरेस्ट इसका है, ठीक है, इसको 5 सालों में घटाने को देंगे, 1 2 आगे वाले 3 ऐसे करके 1/5 हम हर साल घटाने दे देंगे 5 टुकड़ों में। क्लियर है। तो इंटरेस्ट कैसे घटाने को मिलता है मैं आपको बता दूं, सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, करंट ईयर और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये दोनों मिला के होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब नाम से ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या इसका मतलब ये है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले के पीरियड का इंटरेस्ट? नहीं, देखिए कंस्ट्रक्शन तो यहां कंप्लीट हुई है, अगर हम इसके पहले की बात करेंगे तब तो यहां तक का इंटरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां तक का इंटरेस्ट नहीं होता है। प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं, इनकम टैक्स भले उसको प्री कंस्ट्रक्शन बोलता हो, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब है वो पीरियड का इंटरेस्ट जो अभी तक नहीं घटा, वो पीरियड का इंटरेस्ट जो अभी तक नहीं घटा। प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन के पहले का नहीं है, क्योंकि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल का तो पूरा इंटरेस्ट करंट ईयर में आ ही गया। कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हुआ तो सिर्फ इसके बाद का इंटरेस्ट थोड़ी ना आप घटाते हो 1920 में। 1920 में तो ये पूरा इंटरेस्ट घट गया ना, यहां तक का पूरा इंटरेस्ट घट गया, हमने 1920 में इस पीरियड का पूरा इंटरेस्ट घटा लिया। कंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हुई लेकिन मैंने इंटरेस्ट तो पूरा यहां तक का घटा लिया, तो जो इंटरेस्ट नहीं घट पाया वो क्या था, यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए, इससे मतलब नहीं है, ये हटा देता हूं मैं, यहां तक का इंटरेस्ट नहीं घट पाया, उसी को इनकम टैक्स प्री कंस्ट्रक्शन बोलता है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, उस पीरियड का इंटरेस्ट जो अभी तक नहीं घट पाया। देखिए आपको लिखना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, लेकिन बोलना क्या है, उस पीरियड का, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, उस पीरियड का इंटरेस्ट जो अभी तक डिडक्ट नहीं हो पाया। व्हाट्सएप में जैसे आप लिखते हो ना, वो वाली लैंग्वेज में मैंने लिखा है, उस पीरियड का इंटरेस्ट जो अभी तक डिडक्ट नहीं हो पाया, उसका 1/5 करके 5 सालों में डिडक्ट करने को मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस दूंगा, आप मुझे बताएंगे कहां तक का इंटरेस्ट घट गया होगा, कहां तक का नहीं घटा होगा।
ठीक है, देखिए लोन यहां पे लिया गया, लोन टेकन, प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट हुई, ठीक है, और लोन यहां पे रीपे कर दिया, लोन रीपेड, ठीक है, और हम लोग कौन सी ईयर में हैं, मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, जो इस ईयर की हम लोग को बात करनी होगी उस ईयर को मैं क्या करूंगा, ग्रीन से मार्क करूंगा। चलिए, इस ईयर के लिए आपको बताना है करंट ईयर इंटरेस्ट क्या है और करंट ईयर इंटरेस्ट का पीरियड कितना होगा और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा, कहां से कहां तक। तो देखिए, ये है आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट, ये पूरा करंट ईयर, प्रॉपर्टी जिस साल कंप्लीट हुई ना उस साल का पूरा इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद का नहीं, पूरा इंटरेस्ट घटा लेंगे। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका लोन लेने से लेके उसके पहले वाले 31 मार्च तक का ही है। मैं लिख देता हूं, ये पिंक वाला जो है ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा ना वो होगा यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकालिए, लोन लेने से लेके जिस दिन प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उसके पहले वाले 31 मार्च तक। और ये क्या है, करंट ईयर, करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर पीरियड, ये इंटरेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, करंट ईयर पीरियड। इंटरेस्ट वर्ड यूज करें क्या, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि पीरियड वर्ड क्यों लिखा है सर। इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे, मकसद ये है इस पीरियड का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर बताइए अगर मुझे इस साल की बात करनी है, आई एम टॉकिंग सपोज फॉर दिस ईयर, मैं इस साल के लिए बात कर रहा हूं, ये मान लीजिए मेरा करंट ईयर है, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, लोन जैसे ही पे कर दोगे तब तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं ना, लोन जब पे कर दोगे तब तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो करंट ईयर इंटरेस्ट पता है कितना है, बस इतना है करंट ईयर इंटरेस्ट। दिस इज करंट ईयर इंटरेस्ट। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताओ, सिर्फ इतना सा ही करंट ईयर इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पे तो मैंने लोन पे कर दिया ना, तो अब इसके बाद तो करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा नहीं, ये है पूरा साल, साल क्या कौन सा है, ये है, मुझे इस साल की अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो करंट ईयर इंटरेस्ट बस इतना सा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे लोन रीपे हो गया तो लोन रीपे हो जाएगा, लोन दे दिए तब तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन सा है, वो इंटरेस्ट जो कभी घटा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी यहीं पे बन गई थी तो इस साल भी इंटरेस्ट, इस साल का तो इंटरेस्ट पूरा घट गया होगा, तो कौन सा इंटरेस्ट है जो नहीं घट पाया, उसके भी पहले का, जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उसके पहले का इंटरेस्ट नहीं घट पाया है। ठीक है, जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है उसके पहले का इंटरेस्ट नहीं घट पाया है। दिस इज योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट।
कोई दिक्कत किसी को? ये मैं किसके लिए बात कर रहा था बता दूं, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसके लिए है, ये करंट ईयर इंटरेस्ट इसके लिए है। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इस पीरियड का है, ये भी इस पीरियड का है, इस साल के लिए है। ठीक है, तो जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आप इंटरेस्ट निकालेंगे उसका 1/5 करके घटाएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा फिर से, अब दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग। दिस इज लोन टेकन डेट, ठीक है, लोन पेड, यहां पे प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब आपको हमेशा यही समझना है, जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है वही पहला साल होता है इनकम का, तो पहली बार इंटरेस्ट वहीं घटता है, तो उस साल के पहले का सारा इंटरेस्ट अभी तक नहीं घटा होगा। ठीक है, और करंट ईयर भी मेरा यही है, दिस इज माई करंट ईयर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसका करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है। करंट ईयर इंटरेस्ट को हम लोग पिंक से मार्क कर रहे थे, स्काई ब्लू। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना? करंट ईयर इंटरेस्ट है ही नहीं, लोन कब का पे हो चुका है, ध्यान दो ना, लोन यहां पे हो चुका है, तो क्या इस साल कोई भी इंटरेस्ट आया? इस साल इंटरेस्ट ही नहीं आया, राइट? क्या कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो अभी तक नहीं घटा? हाँ, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी तक नहीं घटा होगा, लोन लेने से लेके लोन जमा करने तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी तक नहीं घटा है इस पीरियड का, और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यहां से यहां तक का, जो 5 टुकड़ों में डिडक्ट करके मिलेगी। पहला टुकड़ा यहां पे डिडक्ट करने को मिलेगा, फर्स्ट टुकड़ा यहां पे मिलेगा 1/5। करंट ईयर इंटरेस्ट, नो करंट ईयर इंटरेस्ट, नो करंट ईयर इंटरेस्ट इन दिस केस। ठीक है, और केस डिस्कस करें आपसे? लोन टेकन, लोन रीपेड, प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं चेंज कर रहा हूं कुछ।
लोन रीपेड और प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। ठीक है, इसी साल लोन भी रीपे हुआ है और इसी साल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई है, यही है मेरा करंट ईयर। दिस इज माय करंट ईयर। जल्दी से बताइए करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा। अगर करंट ईयर इंटरेस्ट की बात करें, इस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई तो इस साल जो भी इंटरेस्ट दिया वो करंट ईयर इंटरेस्ट है, तो इस साल इंटरेस्ट बस इतने से पीरियड में लगा है, दिख रहा है, बस इतना सा। क्यों? क्योंकि यहां तो लोन रीपे हो ही गया, बस इतने से पीरियड में इस साल इंटरेस्ट पे हुआ है। तो करंट ईयर इंटरेस्ट इस साल का बहुत छोटा सा है, वेरी स्मॉल, ओनली दिस मच। नाउ इफ वी टॉक ऑफ कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है, तो वो लंबा चौड़ा है, लोन लेने से लेके यहां तक का पूरा। तो देखिए इसमें रटने से काम चलेगा नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है रट नहीं पाएंगे आप, हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट जो अभी तक नहीं घट पाया वो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और करंट ईयर इंटरेस्ट क्या है? करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट दियो वो करंट ईयर इंटरेस्ट है। अब कितना दिए हो ये ध्यान से देख लो, लोन पे कर दिए हो तो भाई अब उसके बाद थोड़ी ना लगा होगा। करंट ईयर का मतलब पूरा 12 महीना नहीं हो सकता इस साल का। आप देखो करंट ईयर में आप कितना इंटरेस्ट दियो, जो दियो वो करंट ईयर इंटरेस्ट है। और प्री कंस्ट्रक्शन क्या है? ये मत कहना कि अभी तक का जितना भी पुराना साल है, नहीं, जितना इंटरेस्ट आज तक नहीं घटा है वो प्री कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैंने कैसे कह दिया कि ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आज तक नहीं घटा होगा? अरे इसलिए कह दिया क्योंकि इसी साल प्रॉपर्टी बनी है ना, यहां बनी है, तो पहली बार इनकम तो यही पैदा हुई, तो पहली बार घटा भी जो इंटरेस्ट वो कहां घट रहा है? यही घट रहा है इसी साल। तो यानी आज तक का तो कभी कभी घटा नहीं होगा। राइट? अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी में कह देता यहां बन के तैयार हो गई है, तो प्रॉपर्टी यहां अगर बन के तैयार हो जाती ना, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट इस साल घट चुका होता इसी साल। तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन कहां से कहां तक होता है? यहां से लेके यहीं तक, बस यहीं तक, बस यहीं तक होता प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे प्रॉपर्टी बन के खड़ी हो गई है तो इस साल का पूरा इंटरेस्ट यहीं पे डिडक्ट हो जाता, तो ऐसे केस में बस यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट ही आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाता। ठीक है, आइए अब आपकी बुक में जैसे ये थोड़ा सरक गया है नंबरिंग 1 2 3 4, ये 1 2 ये 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये ईयर को डिनोट कर रहा है। 0 to 1 यहां से ये एक साल है, 1 से 2 ये एक साल है, ये 2 से 3 फिर ये अगला साल है, फिर ये 3 से 4 अगला साल है, फिर ये 4 से 5 अगला साल है। यहाँ पे कहता है प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे तैयार हुई 3 से चौथे साल के बीच में, यहाँ पे प्रॉपर्टी तैयार हुई। ठीक है, और लोन उसके बाद वाले साल में पे हो रहा है। ठीक है, तो इस साल प्रॉपर्टी अगर तैयार हुई तो यहां का पूरा इंटरेस्ट तो इस साल अलाउ हो जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन कितना होगा? इसके पहले का, लोन लेने से लेके यहां तक का प्री कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आइए अगला, यहां भी थोड़ा सा ये सरक गया है, इसको मैं टिक कर दूं। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, देखिए लोन यहां पे हो गया और प्रॉपर्टी आपने लोन लिया यहां पे था, प्रॉपर्टी यहां कंप्लीट हो रही है, प्रॉपर्टी यहां कंप्लीट हो रही है, तो ये है पहला साल, ये है पहला साल। इस साल का कोई भी इंटरेस्ट करंट इंटरेस्ट होगा तो ये इस साल का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, इसके पहले का कोई भी इंटरेस्ट अगर होगा तो वो कभी भी डिडक्ट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इस साल रेडी हुई है, इस साल ये पहला ही साल है। तो कितना इंटरेस्ट होगा? जहां लोन लिए हो वहां से लेके जब लोन पे किए हो इस पीरियड का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन है, ये घटेगा, यहीं से शुरू भी होगा, यहीं पे पहला फर्स्ट 1/5 यहीं घटेगा, फिर उसके बाद अगला घटेगा। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। यहां कह रहा है लोन पे किए और लोन पे करते ही प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए उसी साल में। तो प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया मैंने, बड़ी सुंदर बात है, ये मेरा साल है, इस साल का जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? करंट ईयर इंटरेस्ट। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना है? बस इतना सा, ये है करंट ईयर इंटरेस्ट।
ठीक है, तो इसके पहले का जितना भी है वो प्री कंस्ट्रक्शन है अपने आप। मैं डायग्राम बना के इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है। इनकम टैक्स में ऐसे डायग्राम थोड़ी ना बनाया है, इनकम टैक्स में तो सिर्फ लाइनें लिखी होती है, तो आपको बेहतर समझ में आए इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड पर्टेनिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहा जाएगा। The interest is allowed as deduction in 5 equal installment beginning with the year in which property is completed. जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है वहां से शुरू होगा डिडक्शन और 5 सालों तक चलेगा। तो पहला जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उस साल मिल गया और आगे के 4 सालों में 4 टुकड़े और मिल जाएंगे। जो भी डिडक्शन आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट उसके 5 टुकड़े किए जाते हैं, 1/5 कर दिया जाता है और 5 सालों में अलाउ होता है। कमेंस कहां से होता है अलाउ होना? जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। बेसिकली अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी उसी साल उसका नाम पड़ेगा LOD LOSO और उसी साल पहली बार इनकम कंप्यूट होगी। करंट पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये अब हम हर केस का बता रहे हैं कि केस 2 में करंट पीरियड कितनी दूर का है, तो मैंने खुद ही दिखा दिया आपको। नाउ कमिंग टू नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां लिखी हुई हैं, देखिए। If capital is borrowed for the purpose of purchasing a plot of land, interest liability is deductible even if construction is financed out of own fund. देखिए इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो कौन से लोन का इंटरेस्ट आपको घटाने को मिलेगा इस मकान से? मान लीजिए मैंने जमीन कर्ज लेके खरीदी, जमीन जब लिया तब तो कर्ज लेके ले लिया, ठीक है। उस पर ब्याज शुरू हो गया, उस पर मैं ब्याज भी दे रहा हूं और मकान मैंने पूरा अपने पैसे से बनवा लिया। बात समझ में आई? मैंने लोन लेके जमीन खरीदा और उसके बाद अपने पैसे से मकान बनवा लिया, तो ब्याज की डिडक्शन, जो ब्याज मैंने जमीन पे दिया है, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी मुझे? हां, कहता है मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूवल बेसिस। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है ये एक्रूवल बेसिस पे आपको अलाउ होता है। यहां से इस पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ होगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ होगा, करंट पीरियड ईयर में करंट पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ होगा। आपने वो पे किया है कि नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 3 साल का इंटरेस्ट बाकी था, आपने पूरा इस बार पे कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो जितना पे किया वो अलाउ होगा, वो अलाउ होगा उस पीरियड का। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट हमेशा पीरियड का कैलकुलेट होगा। जो पीरियड मैंने मार्क कर रहे थे बार बार, यहां से यहां, यहां से यहां, वो वही अलग होगा। आपने कितना पे किया इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस में उल्टा था। म्युनिसिपल टैक्सेस में म्युनिसिपल टैक्सेस जितना पे हुआ है वो डिडक्ट करने को मिलता था, एक्रूवल बेसिस पे नहीं। लेकिन यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये एक्रूवल बेसिस पे अलग होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूवल बेसिस। इट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ऑन ईयरली बेसिस इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। It can be claimed as deduction on yearly basis even if the interest is not actually paid during the year. ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अब बैंक क्या करती है पता है? जैसे मान लीजिए आज आपको ब्याज देना है, आप ब्याज नहीं दिए तो कल आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज बढ़ता जाएगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा आप। तो अगर आपने बैंक को ब्याज पे भी ब्याज दिया है तो वो घटाने को मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने को मिलता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए मैंने मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, इस पे इंटरेस्ट बना मान लीजिए 1 लाख। अब ये 1 लाख मैंने टाइमली पे नहीं किया, नॉट पेड टाइमली, इसलिए 10,000 रुपया और इंटरेस्ट लगा। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये 1 लाख रुपया देर से जमा करने पे 10,000 और देना पड़ा, तो इंटरेस्ट कितना माना जाएगा? बैंक ने तो मुझसे 1 लाख और फिर 1 लाख पे भी 10,000 और ब्याज ले लिया, 1,10,000, लेकिन घटाने को बस 1 ही लाख मिलेगा। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट घटाने के लिए नहीं मिलेगा। चौथा,
नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग द लोन। जैसे जब मुझे लोन लेना होता है ना, तो हो सकता है कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह ये सब भी देना पड़ता है। किसी को दिया आपने, उसने जिसने लोन कराया, तो कह रहा है ये सब घटाने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जब हम लोन प्रोसेस कराते हैं ना, तो बैंक भी मुझसे कुछ चार्जेस लेती है, कुछ बैंक के लीगल चार्जेस होते हैं, लोन प्रोसेसिंग फी कहा जाता है उसको, लोन प्रोसेसिंग फी। ठीक है, ये बैंक लेती है, आधा %, 1%, हर बैंकों का अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो बैंक लोन प्रोसेसिंग फी लेती है। अच्छा, सबसे लेती है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे जिसकी जितनी बार्गेनिंग पावर है, बात समझिएगा, ठीक है, में जितनी ताकत है, उसके आगे उतना लोग क्या करेंगे, बीन बजाएंगे। बस बात यही है। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मैं 4 बैंक में फोन करूंगा, HDFC, ICICI, फलाना डमाका, ठीक है, सबको बुला लूंगा, पूछूंगा लोन प्रोसेसिंग फी कौन कितनी लेगा। तो अब सबको मालूम है कि भैया राज अग्रवाल को तो लोन देने के लिए सारी बैंक तैयार है। ठीक है, इनको थोड़ी ना दिक्कत है कर्ज लेने में, तो सारे बैंक पता है क्या बोलेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक दूसरा बंदा जाता है लोन कराने के लिए, तो बैंक बोलेगी देखो 1% तो लोन का फीस लगेगा, जमा होगा, बैंक की प्रोसेसिंग फी लगेगी, बैंक इतने कागज बनाएगी आपके लोन वोन के, उसकी 1% फीस लगेगी। देखिए बैंक को कुछ काम करना पड़ता है। जैसे अगर मुझे कर्ज लेना है, तो बैंक को प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा, बैंक भी अपने वकील से बात करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, इस पे कर्जा दिया जा सकता है कि नहीं, तो उसका खर्चा लगता है, तो बैंक वही हमसे रिकवर करता है। लेकिन अगर बैंक को लगता है कि नहीं भाई हम तो बड़े क्लाइंट हैं, ठीक है, इतना लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट से भी बैंक की अच्छी खासी कमाई होने वाली है, और दूसरी चीज ये देख रही है कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसको तो खुद ही लोन देने के लिए 50 लोग तैयार हैं, तो ये लोन प्रोसेसिंग फी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लोन प्रोसेसिंग फी वगैरह क्या इसका डिडक्शन मिलता है? इसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, नो डिडक्शन। किसी को कमीशन ब्रोकरेज दी हो लोन कराने का, बैंक को लीगल फी दी हो, प्रोसेसिंग फी दी हो, ये सब घटाने को नहीं मिलता है, सिर्फ ब्याज घटाने को मिलता है। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड फ्रॉम द एफोर्सेड पर्पस इज अलाउएबल एज डिडक्शन। ये क्या बोल रहा है? मैंने एक लोन लिया था 50 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने एक लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का। ध्यान से सुन रहे हैं, एक लोन लिया 50 लाख रुपए का, क्या खरीदा मैंने? प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, ये लोन कहां से लिया? मान लीजिए HDFC बैंक से लिया। फिर मैंने एक दूसरा लोन लिया 50 लाख रुपए का, ठीक है, कहां से लिया? ये मान लीजिए ICICI से लिया, और ये 50 लाख रुपया लेके मैंने इस वाले लोन को पे कर दिया, इसको पे कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लोन मकान खरीदने के लिए नहीं था, आपको ब्याज घटाने को मिलता है कौन सा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? जो मकान खरीदने या बनवाने के लिए लिए थे। मैंने ये लोन लिया था मकान खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं ब्याज इस लोन का नहीं भर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक दूसरा लोन लेके इस लोन को भर दिया, अब ब्याज तो इस लोन का भर रहा हूं। समझ में आया मेरा क्वेश्चन? अब प्रश्न ये उठता है कि इस मकान की इनकम से क्या ये ब्याज घटेगा? ये वाला घटेगा? घट जाएगा। देखिए, इस लोन को यही माना जाएगा कि आपने मकान खरीदने या बनवाने के लिए ही लिया है। हो कहोगे सब नहीं भाई, ये लोन तो आपने इस लोन को रीपे करने के लिए लिया है, तो सरकार क्यों ऐसा मानने को तैयार है? अब मैं समझाता हूं क्यों मानने को तैयार है। आइए देखिए, जो दुनिया में हो रहा है कानून वही है। ऐसा नहीं है कानून कोई ऐसे लोग बनाते हैं जिनके 4 पंख होते हैं, हम आप इंसान ही बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, न जाने कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कंसल्टेंसी का काम करते हैं। यस, अरे हम आप जैसे लोग ही, न जाने कितने, जो फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट पढ़ता है पार्लियामेंट में, तो क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर बना रहा है क्या? अरे हम आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या करते हैं, वो बजट तैयार करते हैं, वो तो बस रीडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो कानून बनाने वाले लोग
हम आप में से ही हैं, बहुत सारे लोग जो आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, आप ही में से कुछ लोग उठ के कानून बनाएंगे, और जो मार्केट में होता है उसी से कानून बनता है। अब आइए मैं समझा दूं ये बात कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। चलिए देखिए, मैंने आज एक प्रॉपर्टी देखी 1 करोड़ रुपए की, मुझे पसंद आ गई, मैं देखने गया प्रॉपर्टी, मुझे पसंद आ गई, मुझे ये फ्लैट खरीदना है, एनी हाउ खरीदना है तुरंत। मैंने बिल्डर से बात की कितने का फ्लैट है, उसने कहा कि 1 करोड़ दिवाली ऑफर, ठीक है 1 करोड़ में, और मैं भी समझ रहा हूं कि इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ नहीं है, ये कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मिलना चाहिए, मुझे 1 करोड़ में मिल रहा है। मैंने कहा डन, अभी पेमेंट कर रहा हूं। मैंने बोला डन, अभी पेमेंट कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए की। मेरे जेब में कितना पैसा है, अभी है ही नहीं, लो मजा, ठीक है। अभी मेरे बैंक बैलेंस, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, लेकिन अभी मेरे पास खाली पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं डन बोल दिया, क्यों, लोन ले लूंगा ना, ठीक है, मुझे लोन मिल जाएगा। आइए देखते हैं, बात करते हैं बैंकों से। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बात किया, ठीक है, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। बोला अग्रवाल जी आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए? दौड़े दौड़े भागे भागे बैंक से आदमी आया, कहा तुरंत देते हैं आपको लोन, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है, सरकारी बैंक ना, और एसबीआई तो आप तो जानते ही हो कैसे काम करता है, ठीक है। और ब्याज क्या रेट पे दे रहा है? दे रहा है 8.5% पे लोन, लेकिन इसका 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। मैंने बुलाया एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, मैंने कहा 1 करोड़ का लोन चाहिए। कहा अरे साहब आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, तुरंत लीजिए तुरंत लीजिए, ठीक है। उसने कहा कि इमीडिएट, मैं अभी डिस्बर्स कर रहा हूं, इमीडिएट डिस्बर्स कर रहा है। ये तो देखिए ब्याज क्या है इसका, 9.5%। मैंने वहां डन कर दिया है। मैं लोन किससे लूंगा? एचडीएफसी से ले लूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है 8.5% का भी ब्याज है, 9.5 दूंगा मैं, इससे मैं लोन ले लूंगा। इससे लोन लेके मैं फ्लैट खरीद लेता हूं, और जैसे ही फ्लैट खरीद लेता हूं फिर एसबीआई में फोन करता हूं, मैं कहता हूं लोन प्रोसेस करो, मुझे लोन लेना है तुमसे। एसबीआई वाला 1 महीने बाद लोन प्रोसेस करता है, और जैसे ही मैं इससे पैसा पाता हूं एचडीएफसी वाले को वापस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इसका ब्याज ज्यादा था। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में सारे चालाक ही बैठे हैं, ठीक है, और नई चालाक बैठे हैं, तो मैं बना रहा हूं ना सबको चालाक, ठीक है, मैं बैठा हूं ना बनाने के लिए। हम एसबीआई से ही लोन लेंगे, हम एचडीएफसी से लोन लेके फ्लैट खरीद लेते हैं, ठीक है, झंझट थोड़ी ना, 1 महीने में कितना ज्यादा हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो हम जो भी हमको लोन देता है, देखिए आज हमें कोई चीज खरीदनी है ना, और इमीडिएट खरीदनी है, तो जो बैंक तुरंत देगा पैसा हम उससे ले लेते हैं, और लेके जो सामान खरीदना है खरीद लिया। उसके बाद उस बैंक से बात करेंगे जो सबसे कम ब्याज में देगा, और उससे पैसा लेके उस वाले बैंक को, पुरानी वाली बैंक को दे देंगे, और अब ब्याज हम भरेंगे इसका, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर सरकार अब हमको घटाने नहीं देगी इंटरेस्ट, तो मेरा तो कांड हो गया कि नहीं, ठीक है। और ये कोई मैं अकेला कर रहा हूं क्या? पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग यही कर रहे हैं, हर कोई यही करता है। जिस दिन प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, लेता उससे लोन है जो तुरंत देता है, और फिर उसको अप्लाई करता है जो सस्ता देता है। और नहीं भी अगर उसको पता होता है ये सब, जो क्लाइंट एचडीएफसी से लिया हुआ है, तो हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं ना, उसको बोलते हैं तुम्हारा फायदा कराएं, क्लाइंट कहता है हाँ कराइए, हम कहते हैं लाओ पहले फीस दो, तुम्हारा फायदा कराते हैं, ठीक है। उसको फीस लेंगे, फिर बताएंगे देखो तुम्हारा लोन यहां से करा दे रहे हैं, तुमको सस्ता पड़ जाएगा, फायदा हो गया। बात समझ में आई सबको? तो ये इंटरेस्ट मुझे घटाने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये एसबीआई का भी इंटरेस्ट अब यही माना जाएगा कि आपने मकान खरीदने के लिए लिया है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, कहा गया, हाँ, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, कोई नया लोन लियो, फ्रेश लोन लियो, टेकिंग टू रीपे ओरिजिनल लोन, पुराने लोन को रीपे करने के लिए लियो, रेस्ट फॉर द एफोर्सेड पर्पस, पुराना लोन जो कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए था, डिडक्शन अलग होगा, किसका? नए लोन का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द डे ऑफ बोरोइंग एंड नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। अच्छा, अब देखो ये बात हम ना इनकम टैक्स की नहीं बता रहे हैं, ये बैंक कैसे ब्याज निकालता है वो बता रहे हैं, क्योंकि आपको ब्याज निकालना पड़ेगा घटाने के लिए, ठीक है, पेपर में, एग्जाम में। तो ब्याज कैसे निकालना? अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है 5 जनवरी को, ठीक है, और रीपे कर रहे हो उसे 10 जनवरी को, ऐसा होता नहीं है, कोई 5 दिन का लोन नहीं लेता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने 5 जनवरी 2020 को लोन लिया, लोन टेकन, और 10 जनवरी 2020 को
लोन पे कर दिया, ठीक है। तो ब्याज कौन कौन सी डेट का लगेगा? 5 तारीख को लोन लियो तो 5 जनवरी का ब्याज देना होगा। क्या दिन का ब्याज देना होगा हम आपको बता रहे हैं, 6 जनवरी का ब्याज देना होगा, 7 जनवरी का ब्याज देना होगा, 8 जनवरी का ब्याज देना होगा, 9 जनवरी का ब्याज देना होगा। 10 तारीख को आप लोन पे कर रहे हो, 10 तारीख का भी देना होगा, 10 तारीख का नहीं देना होता है, ठीक है। जिस दिन हम लोन वापस करते हैं ना उस दिन का ब्याज नहीं लगता, उसके एक दिन पहले तक का ब्याज कैलकुलेट होता है। और जिस दिन आप लोन लेते हो ना उस दिन का ब्याज कैलकुलेट होता है। आप बैंक बंद होने के समय पे जाओ, 5 तारीख को बैंक बंद होने वाला था तब जाके लोन लिए तो भी ब्याज जोड़ेगा। हाँ, जिस दिन कर्जा लेते हैं, याद कर लो ये बात, दिमाग में बैठा लो, जोड़ कैसे लगा दिए ब्याज की। जिस दिन लोन लिए हो उस दिन का ब्याज जोड़ा जाएगा, जिस दिन लोन पे करोगे उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना क्या क्या करने बता रहे हैं, पता है क्यों? अभी तो आपको लग रहा है अरे क्या बात बताई सर ने, जिस दिन लोन लेते हैं उस दिन का ब्याज लगता है, जिस दिन पे करते हैं उस दिन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अभी आप मेरे माहौल में बंधे हुए हो, ठीक है। जितना हम बोल रहे हैं उसी की ग्रिप में आप बंधे हो, आप उससे बाहर सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे ही मेरे ग्रिप से आप निकलते हो ना तुम आप सोचना शुरू करते हो, और जब बाद में आप सोचना शुरू करोगे तो कहोगे सर तो झूठ मूठ का उल्लू बना रहे थे। 5 तारीख से 10 तारीख तो 5 दिन होता है, ये तो सबको ही मालूम है, 5 दिन का ब्याज लगेगा, है कि नहीं? अब इसमें क्या सब 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का लगे, ये सब क्या बता रहे थे आप, फालतू की बात। 5 से 10 तारीख 5 दिन होता है, दुनिया जानती है। तो हम कहेंगे नहीं बच्चों, 5 दिन होता है, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर इतने से काम चल रहा होता ना तो ये राज अग्रवाल आपको बैठा के ये बात ना बता रहा होता। आइए ये बात कहां फंस जाएगी मैं आपको बताता हूं, देखिए कहां फंसेगी ये बात। आपने लोन लिया, मान लीजिए 28 मार्च को, 28 मार्च 2020 को, और पे किया आपने 4 अप्रैल 2020 को। क्या दिन होता है? आप कहोगे सर 28 मार्च से 4 अप्रैल कितना होता है? 7 दिन होता है। आप कहोगे 7 दिन होता है, ठीक है, 7 दिन का ब्याज जोड़ा जाएगा। लेकिन बच्चों बीच में आएगा 31 मार्च, तो साल बदल जाएगा। ये वाला ईयर इधर रह जाएगा, ईयर प्रीवियस ईयर 19-20, और इधर आ जाएगा प्रीवियस ईयर 20-21। तो दोनों साल का अलग अलग ब्याज निकालना है। तो 7 दिन में किधर 3 दिन निकालना है, किधर 4 दिन निकालना है, अब ये सोचने वाला विषय है। तो अब आपको मैंने बताया है कि जिस दिन लोन लेते हो 28 तारीख वो दिन गिनी जाएगी। तो 28, 29, 30, 31 4 दिन यहां होगा। इस साल में 4 दिन का ब्याज निकलेगा। और इधर क्या दिन का ब्याज निकलेगा 20-21 में? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3 दिन का ब्याज। आया समझ में? अब अगर ये बात ना पता होती कि 28 का निकलेगा कि 4 का निकलेगा तो आप गड़बड़ कर देते। पिछले साल में आप अगर ना पता हो ये बात तो आप तो 29, 30, 31 3 दिन इधर भी कर सकते थे और इधर 1, 2, 3, 4 करके 4 दिन का निकाल लेते। होता कि नहीं ऐसा? आ रही ये बात समझ में? देखिए मैं आपसे गलती से भी गलती होने नहीं दूंगा। मुझसे पढ़ने का मतलब ही ये है कि गलती से भी गलती नहीं होगा, इतनी सारी बात बता देंगे, ठीक है। वो चीजें जो रिमोटेस्ट है, मतलब कल्पना के बाहर है कि ऐसी भी चीज पूछ लिया, हाँ पूछ लेगा हम बताएंगे, ये भी पता है मुझे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने इस बात को बुक में लिख दिया है कि डे ऑफ बोरोइंग, जिस दिन कर्जा लोगे उस दिन का इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट के दिन का नहीं जोड़ा जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सच इनकम। मान लीजिए आप ब्याज इंडिया के बाहर दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि आप इंडिया के बाहर से लोन ले लिए हो? पॉसिबल है। अगर मैंने इंडिया के बाहर से लोन लिया है तो मैं जब इंटरेस्ट पे करूंगा तो उस पर टीडीएस काटना होगा मुझे, और टीडीएस काट के जमा भी करना होगा, ठीक है। टीडीएस क्या होता है मैंने बताया, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। जब भी हम किसी को इनकम देते हैं ना, जब हम किसी को ब्याज दे रहे हैं तो ये इनकम है।
सरकार हमारी कहती है इसका टैक्स काट के हमें जमा कर दो। अब क्यों सरकार मुझे टैक्स काट के जमा करवा रही है? ध्यान दीजिए, मैं इंडिया के बाहर ब्याज दे रहा हूं, और जिसको इंडिया के बाहर मैं ब्याज दे रहा हूं वो बंदा इंडिया से ब्याज कमा रहा है। और हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा इंडिया से पैसे कमाएगा तो टैक्स उसे इंडिया में देना है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं ब्याज किसको दे रहा हूं? एक विदेशी को, और वो विदेशी ब्याज कमा रहा है किससे? हिंदुस्तान से। तो हमारी सरकार कहेगी कि वो ब्याज तो हिंदुस्तान से कमाया है, इसलिए उसकी इनकम पे टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में। लेकिन हमारी सरकार अब ये कहती है उस विदेशी को हम पकड़ेंगे कैसे? तो इसलिए अब हमारी सरकार कह रही है राज अग्रवाल, तुमने जब विदेश में टैक्स इंटरेस्ट दिया तो तुमको उसका टैक्स काट के खुद जमा करना पड़ेगा, हमको कह रही है। और कह रही है अगर नहीं करोगे तो जाओ, तुमको ब्याज घटाने नहीं देंगे, बात खत्म। आई बात समझ में कि अगर हमने विदेश से कर्जा लिया तो हमको उस कर्ज पे जब हम ब्याज देंगे ना तो उसका टैक्स घटा के सरकार को जमा करेंगे। जैसे हमको 1 लाख रुपया का ब्याज देना है तो सरकार के लिए उसको 1 लाख ब्याज मत दो, 10,000 उसका टैक्स जमा करो, उसको 90,000 ही दो, और अब तुम 1 लाख का ब्याज घटा लो। तुम उसको पूरा 1 लाख रुपया मत दो, उसका जितना टैक्स बनता है, ठीक है, और टैक्स 10% बनता है इंटरेस्ट पे, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया, अभी आपको मतलब नहीं है, अभी बस ये समझो कि जो भी टैक्स बनता है तो 1 लाख पे 10,000 बनता है तो 10,000 सरकार को दो, उसको 90,000 दो, और उसको 10,000 की रसीद पकड़ा लो, तुम्हारा टैक्स जमा कर दिया। उसको 90,000 दो और 10,000 की रसीद भी पकड़ा दो ना, लो तुम्हारा टैक्स जमा कर दिया। तो उसको तो मिल गया 1 लाख रुपया, 90,000 रुपया आपने पकड़ाया, 10,000 का रसीद पकड़ा दिया टैक्स का, तो मिल गया ना उसको 1 लाख रुपया, और अब 1 लाख रुपया घटा। सरकार कह रही है अगर तुम ऐसा नहीं किए तो भूल जाओ, इंटरेस्ट घटाने नहीं देंगे, काम खत्म। आई बात समझ में? तो इंडिया के बाहर जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस भी घटना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन में ये बात देख लीजिएगा कि जब लिख रहा है इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया तो ये भी देख लीजिएगा क्या लिख रहा है, टीडीएस काट के जमा किए हो कि नहीं किए हो तो इंटरेस्ट मत घटाइएगा, नहीं घट सकता है। राइट, आइए इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 में मैंने 5 केस बनाए, ए बी सी डी ई। बिलीव मी, गारंटी करता हूं इन 5 सिचुएशन के अलावा ब्याज की 6वीं सिचुएशन हो ही नहीं सकती। जितने तरीके की कहानी हो सकती है ना, इन 5 केसेस में मैंने कवर कर लिया है। और अगर आप 5 केस के इंटरेस्ट निकाल दिए तो 6वां तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। मैंने इसमें सारी बात कर ली, इस समय लोन लिए थे, इस समय पे किए, इस समय मकान बना, हर तरीके का गुणागणित कर दिए हैं 5 केस में। इसके अलावा 6वीं कोई कहानी हो ही नहीं सकती। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या है। लोन 20 लाख रुपए का लिया गया है 1/5/2016 को, और प्रॉपर्टी बनी है 31/12/2019 को। प्रॉपर्टी बनी है 31/12/2019 को। लोन कब लिए हो? 1/5/2016 को। 1/5/2016 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 16-17, ठीक है। और प्रॉपर्टी बनी है 31/12/19 को, मतलब 19-20 प्रीवियस ईयर में। ये लोन लिए हैं हम 15-16 में, नहीं 15-16 में नहीं, सॉरी 16-17 में। लोन लिए हैं 16-17 में और प्रॉपर्टी तैयार की है 19-20 में। आइए हम लोग डायग्राम बना के सीखे भी थे ये, तो हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग ने सीखा है, ठीक है। लोन कब लिए, क्या था क्वेश्चन में, लोन कब लिए हैं? 16-17। यहां पे 16 लिखो, 17, 18, 19, 20। 1 मई 2016, ये देखिए ये 1 अप्रैल है, तो 1 मई बस इसके बगल में होगा, यहीं पे ड्रॉ कर लो। यहां पे लिखो लोन टेकन, लोन टेकन, कौन सी डेट? 1/5/16। फिर प्रॉपर्टी कंप्लीट की 31/12/19, ये 31 मार्च 19 है ये वाली डेट, ठीक है। 31/12/19 यहां कहीं आएगा, यहां पे लिखिए प्रॉपर्टी कंप्लीटेड, ठीक है। और मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस 19-20 ही है। हम लोग को सब चीज इसी साल के लिए करना है। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। यहां प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। और क्या कहता है क्वेश्चन?
लोन रीपेड 31/3/25, 2025 में लोन रीपे होगा। ठीक है, लोन रीपे अभी बाद में होगा, कहानी खत्म, यानी अभी लोन चल रहा है। तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है? करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है? पूरा इतना करंट ईयर इंटरेस्ट है, यहां से यहां तक पूरा करंट ईयर इंटरेस्ट है। दिस इज करंट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां से होगा? यहां से लेके यहां तक का पीरियड का प्री कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कैसा, कितना? देखिए प्री कंस्ट्रक्शन कितना है मैं आपको बताऊं। देखिए ये 1 साल पूरा, ये 1 साल पूरा, 2 साल, और ये 1 मई से लेके यहां तक, मतलब 1 महीना बस बच रहा है, तो ये 11 महीना है इतना। ये 11 महीना है, ये 12 महीना है, ये 12 महीना। ठीक है, तो 2 साल 11 महीना हुआ। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो होगा वो निकलेगा 2 साल 11 महीने का, तो 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% है, तो 20 लाख का 10% और 2 साल 11 महीना। 2 साल 11 महीने का मतलब हो गया, 2 साल का मतलब होता है 24 महीना, और 11 महीना और जोड़ दो, कितना हो गया? 35 महीना। ठीक है, तो इंटू 35 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, साल लिखना है ना। ठीक है, जब भी आप महीने को 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? साल। ठीक है, तो 35 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। निकाल लो, 20 लाख इंटू 10% इंटू 35 डिवाइडेड बाई 12, ये हो रहा है 5,83,333, 5,83,333। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ये कितना होता है? करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट कितना है? पूरा साल भर का ही तो है, ये देखो ना, 1 साल है। ठीक है, तो 20 लाख का 10%, 1 साल का 2 लाख रुपया। ठीक है, अब प्री कंस्ट्रक्शन पूरा थोड़ी ना मिलता है, 1/5 मिलता है, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, 1/5 करो डिवाइडेड बाई 5, यह रहा है 1,16,667 रुपया, 1,16,667। कितना डिडक्शन मिलेगा? 3,16,667 रुपया। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? ठीक है, बुक में एक सॉल्व किया हुआ है, ये सब देख लीजिए। 2 साल 11 महीना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कह रहा है, उसका इंटरेस्ट निकाल लिया इतना, 5,83,333। करंट ईयर का इंटरेस्ट 2 लाख, और फिर इसको 1/5 कर दिया, और करंट ईयर का 2 लाख जोड़ के 3,16,667 निकाल दिया। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, लोन 2022 में पे होगा। 2022 में भी पे होगा, मतलब अभी इसके बाद ही होगा, तो फिर वही बात है, 2022 में और 25 में, इस डेट के बाद होगा, तो सेम कैलकुलेशन होगी इस साल के लिए। तो सेम कैलकुलेशन यही लिखा हुआ है, सेम एज केस ए। फिर कह रहा है 31/3/2018 को पे हो गया, 31/3/2018 को पे हो गया। ध्यान दो, अब यहां पे कह रहा है लोन पे हो गया, यहां पे लोन पेड हो गया, तो लोन यहां पे हो गया, तो यहां पे करंट ईयर इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं। जिस साल प्रॉपर्टी बनी, क्या इस साल कोई इंटरेस्ट आएगा? बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। इस साल इंटरेस्ट आएगा नहीं, कर्जा तो पे हो गया ना। तो इतने पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे, इतने पीरियड को, यहां से लेके यहां तक प्री कंस्ट्रक्शन है। कितना है ये है 1 साल, और ये रहा 11 महीना, 1 साल 11 महीना, बस करंट ईयर इंटरेस्ट कोई नहीं है। तो तीसरे केस में केस सी का सॉल्यूशन देखो, 1 साल 11 महीना प्री कंस्ट्रक्शन है, इसका ब्याज आ गया ये, और इसी का बस 1/5 कर दिया गया। ठीक है, करंट ईयर निल लिख रहा है, देख लो।
ठीक है। और केस डी क्या था, देखो केस डी कह रहा था 31/1/2020 को मान लो पे हुआ है। 31/1/2020 कब आएगा ये? 31 मार्च 2020 है ना, और 31/1/2020 को यहां पे लोन रीपे हुआ है, लोन रीपेड। ठीक है, तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा जब लोन रीपे हुआ? बस वहीं तक का करंट ईयर इंटरेस्ट ये होगा। इसको ग्रीन पेन से करें क्या? देखो ये होगा करंट ईयर इंटरेस्ट। अब ये लोन रीपे नहीं है, ये डेट नहीं है, ये वाली डेट है, ये डेट है लोन रीपे की। तो ये हो गया करंट ईयर इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन कितना होगा? लोन जहां लिए वहां से लेके जितना इंटरेस्ट अभी तक नहीं कटा है पूरा यहां तक का, तो 2 साल 11 महीना प्री कंस्ट्रक्शन होगा। और ये कितना महीना हो गया? 31 जनवरी तक, तो फरवरी मार्च छोड़ के 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया करंट ईयर का इंटरेस्ट। 10 महीना करंट ईयर का इंटरेस्ट। डी केस देखिए, हाँ देखिए 10 महीना करंट ईयर इंटरेस्ट है 10/12, और 2 साल 11 महीना हम निकाले हैं प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन को 1/5 कर दिया, ये रहा करंट ईयर इंटरेस्ट, ये वाला यहां जोड़ दिया, ये आ गया टोटल। ठीक है, आइए अब देखिए जरा सा। अब नेक्स्ट बात जो पढ़नी है, हाउस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउस 3 प्रकार के होते हैं। आप बोलेंगे बच्चों एसओ, एलओ और डीएलओ। एलओ और डीएलओ में फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, फुल इंटरेस्ट डिडक्शन, नो लिमिट। जितना जितना इंटरेस्ट होगा ना पूरा घटाने को मिलेगा। सरकार कहती है 1 करोड़ रुपए तुम इंटरेस्ट देते हो, 1 करोड़ घटाओ, एलओ और डीएलओ में। लेकिन एसओ में इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट है, जितना चाहे जितना नहीं घटा सकते हो। जितना ब्याज आपका हुआ है और एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आपको नहीं घटाने को देंगे। अगर उसके अंदर ही है लिमिट के तब तो ठीक है, नहीं तो आपको लिमिट तक ही घटाने को मिलेगा। और लिमिट भी कितनी है? 2 लिमिट है, लेकिन सिर्फ एसओ के केस में है, ये याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। बाकी एलओ और डीएलओ मकान में पूरा ब्याज घटता है, एसओ मकान में लिमिट है ब्याज घटाने की। ठीक है, वो 2 लाख की भी लिमिट है और एक 30,000 की है। अब 2 लाख कब है? 3 कंडीशन सरकार बोलती है, कहती है ये तीनों कंडीशन तुम सेटिस्फाई करोगे तो हम 2 लाख रुपए तक का ब्याज घटाने देंगे। और कहती है अगर ये तीनों में से कोई भी तुम नहीं सेटिस्फाई किए तो हम तुमको सिर्फ 30,000 तक का ही ब्याज घटाने देंगे। याद रहेगी ये बात। और बाकी एलओ डीएलओ में पूरा ब्याज घटाइए। एसओ में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 2 लाख घटाओगे, नहीं तो 30,000 का ब्याज घटाओगे साल भर में। देते कितना उस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ब्याज नहीं घटाने देंगे। और अगर इससे भी कम देते हो तब तो जो देते हो वही घटाना है। ब्याज ही अगर कम बना है तो कम घटाना है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं घटाने देंगे। तो देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसको हाईलाइट कीजिएगा कि ये सिर्फ एसओ के केस में है। कहीं लिख लीजिए बहुत अच्छे से कि इन केस ऑफ एलओ एंड डीएलओ प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नाउ कितनी लिमिट है? इंटरेस्ट विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 3,30,000 और 2 लाख, 30,000 की लिमिट या 2 लाख। इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू 2 लाख। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो 2 लाख, नहीं तो 30,000। मान लो 2 कंडीशन सेटिस्फाई की, 1 नहीं किए तो 2 किए 1 नहीं किए तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट डिडक्शन? ज्यादा से ज्यादा 30,000, 30,000 की लिमिट हो जाएगी फिर आपकी। तीनों करोगे तभी 2 लाख है। ठीक है, क्या क्या है?
कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99। गवर्नमेंट कह रही है 1/4/99 के बाद का लोन है। तो हमको लगता है ना 1/4/99 के पहले का लोन अब किसका बाकी होगा, 20 साल हो गया इस बात को। तो ठीक है, तो अब तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिसका भी लोन होगा इस डेट के बाद का ही होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कह दी फिर सरकार ने। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चलिए, दूसरा कह रहा है कि लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको बताऊं कि ब्याज किन चीजों का घटता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप घटाते हो ना, ये ना लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब मैं आपके आगे लिख रहा हूं, टेकन फॉर किस लिए लिए थे लोन। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आपने मकान बनवाने के लिए लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो फिर आपने मकान खरीदने के लिए लिया, परचेज के लिए। मकान बनवाने के लिए या खरीदने के लिए। अच्छा, जमीन के लिए लोन लेते हो और फिर मकान अपने पैसे से बनवा देते हो तो क्या उसको भी मकान बनवाने के लिए लोन कहा जाता है? हाँ, क्योंकि जमीन नहीं खरीदोगे तो मकान कैसे बनवा लोगे। जमीन खरीदना भी मकान बनवाना ही है। ठीक है, तो जमीन खरीदने का लोन भी कंस्ट्रक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या फिर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेते हो, और या फिर रिपेयर के लिए लेते हो हाउस प्रॉपर्टी के। अगर मकान में मरम्मत कराने के लिए भी लोन लेते हो ना तो उसका भी ब्याज घटाने को मिलता है। ठीक है, लेकिन 2 लाख की लिमिट कब है, ध्यान से पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, या फिर कंस्ट्रक्शन। यानी पता है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है कि अगर रिपेयर के लिए कर्ज लिए हो तो लिमिट 30,000 की है, बनवाने और खरीदने के लिए हम 2 लाख की लिमिट दे रहे हैं। आया समझ में? तो कर्ज लिए कब हो, 1/4/99 के बाद। किस लिए लिए हो, बनवाने के लिए या फिर खरीदने के लिए। ध्यान दीजिए, ब्याज तो मरम्मत करवाने का भी मिलता है। मकान की मरम्मत करवाओगे, रिपेयर कराओगे तो भी ब्याज की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वहां लिमिट हो जाएगी 30,000 की। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना है। ठीक है, मैंने एक मकान किराए पे दे रखा है, उसकी मरम्मत के लिए लोन लिया। ठीक है, उसके ब्याज की क्या लिमिट होगी डिडक्ट होने की। एक मकान किराए पे हम दे रखे हैं, उसके मरम्मत के लिए लोन लिए हैं, उस पे हम ब्याज दे रहे हैं। ब्याज कहां तक ब्याज घटा पाएंगे, कितना ब्याज घटा पाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। मतलब जितना ब्याज होगा पूरा घटा सकते हैं, पूरा घटा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मकान मैंने किराए पे दिया है। पता है ये कानून, ये सब किसके लिए है? सेल्फ ऑक्युपाइड। ये सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के लिए। ठीक है, जिसकी एनएवी निल होती है। राइट। तीसरी बात है, एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल इज बोरोड। जिस साल आपने कर्ज लिया उस साल के अंत से 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। देखिए, कर्ज लेके हम प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं तो सरकार कह रही है देखिए लिमिट तुम्हारी हम कम कर देंगे। कर्ज लेने के 5 साल के अंदर, 5 साल भी कहां से, जिस साल कर्ज लिए उस साल के अंत से 5 साल, ठीक है, तक प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। अगर नहीं बनी तो तुम्हारी लिमिट 30,000। तो 3 बातें, चलिए आइए याद करते हैं। 1/4/99 के बाद का लोन, दूसरा लोन होना चाहिए परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, तीसरी बात जिस दिन लोन लिए हैं उस साल के अंत से, जिस भी साल में हम लोन लिए हैं उस साल के अंत से 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन परचेज जो भी है हमारा वो हो जाना चाहिए। यानी मान लीजिए हम अगर 1/4/2019 को लोन लिए हैं, लोन टेकन, ठीक है, कब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट होना जानी चाहिए, कब तक एचपी कंप्लीट हो जानी चाहिए 2 लाख के डिडक्शन के लिए।
क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? कि अगर इस दिन कर्जा लिए हो और तुमको चाहिए कि 2 लाख का डिडक्शन मिल जाए इंटरेस्ट का, ठीक है, 2 लाख के इंटरेस्ट डिडक्शन के लिए 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन चाहते हो, तो कब तक तैयार कर देना होगा मकान? बोलो, डेट बोलो। 5 साल का समय मिलता है ना, कब तक कर देना होगा? बोलो। देखिए, 5 साल का समय मिलता है जिस साल आपने लोन लिया है उस साल के अंत से, ठीक है। एंड ऑफ ईयर क्या होगा? जिस साल लोन लिए हो, 1/4/2019 को लिए हो, 31 मार्च 2020 को साल पूरा होगा, ठीक है। अब यहां से 5 साल और जोड़ दो, तो यानी 31 मार्च 2025 तक का समय है, यहां तक कंप्लीट कर देना। आया समझ में? जिस दिन कर्ज लियो वहां से 5 साल नहीं बच्चों, जिस साल आप कर्ज लियो उस साल के अंत से। अच्छा, मान लो अगर हम ये कहते आपने कर्ज लिया है 31 मार्च 2020 को, तब क्या आंसर होता? तब भी यही आंसर होता, क्योंकि ये तो साल का आखिरी दिन है, इसी दिन से फिर 5 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि जिस साल भी लोन लिया उस साल के अंत से 5 साल देखना है। तो अगर इस दिन भी लोन लेते ना तो भी आंसर यही होता, ठीक है। 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में कहीं भी लोन लियो, आंसर यही रहेगा, क्योंकि 5 साल तो देखना आखिरी दिन से ही है, ठीक है। फिर कहता है कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, डिडक्शन विल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 30,000। अगर तुम ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे, कुछ भी इसमें से नहीं किए, ठीक है। मान लो सीधा सा एग्जाम में ये सब नहीं बताया, कब लोन लिए थे, कहानी कुछ नहीं बता रहा है, बस बोलिए लोन लिए थे तुम रिपेयर के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है, रिपेयर के लिए लोन लिए थे, बताओ कितनी लिमिट होगी? 30,000। क्योंकि तीनों की बात करने की जरूरत ही नहीं ना है, कोई भी इसमें से गड़बड़ाया तो तुमको 30,000 मिलेगा। तो एक चीज तो गड़बड़ हो ही गया ना, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन की जगह रिपेयर का लोन है, राइट। नोट, पहला पॉइंट, व्हेन मोर देन वन लोन हैज बीन टेकन, वन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द अदर फॉर रिन्यूअल। अच्छा, अब मान लो तुमने 2 लोन लिया है, एक लोन पहले मकान बनवाने के लिए लिए, फिर उसी के 3 साल बाद एक मकान में फिर मरम्मत कराने के लिए फिर लोन ले लिया, मरम्मत करा रहे हो, तो तुम्हारी लिमिट कितनी हो जाएगी? 2 लाख उसका, 30,000 इसका, 2,30,000 नहीं, अब दोनों लोन का मिला के 2 ही लाख लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा नहीं होता। ये नहीं कि 10 लोन ले लोगे तो सब जुड़ते जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 लाख मैक्सिमम है। अगर तुम मकान बनवाने का लोन लियो तो 2 लाख की लिमिट, मरम्मत का लोन लियो तो 30,000 की लिमिट, दोनों ले रखे हो तो भी 2 लाख की लिमिट, याद रहेगा। Another for renewal, then total deduction for interest on all loan, सभी लोन का मिला के cannot exceed 2 लाख in case of self occupied। हाँ, फिर से मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एसओ मकान की बात हो रही है, एलओ डीएलओ में ऐसी कोई बातें नहीं होती। एलओ डीएलओ में पूरा ब्याज घटता है, ठीक है। या सोचिए पूरा ब्याज भी सरकार घटाने नहीं देगी क्या? बदमाशी की हद हो जाएगी तब तो। मकान डीएलओ मान लेती है पहले तो, ये तो खाली पड़ा है मकान, कहती है नहीं ये डीम लेट आउट है, हम तो मान लिए किराए पे है, एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगाती है। अरे अब ब्याज जो सही का दे रहे हैं, एक्चुअल में दे रहे हैं, वो भी नहीं घटाने दोगे, ये तो हद बदमाशी हो जाएगी फिर तो सरकार की, ठीक है। एलओ मकान में क्यों नहीं ब्याज घटाने देगी? ब्याज हम दे रहे हैं तो वो तो घटाने देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना किराया आ रहा है उस पर टैक्स ले रहे हो ना, तो क्यों ना घटाएं ब्याज? जो आएगा उस पर हम ब्याज टैक्स देंगे, और जो जा रहा है मेरे पास से वो नहीं घटेगा, बिल्कुल घटना चाहिए। सेल्फ ऑक्युपाइड मकान में बेसिकली सरकार टैक्स नहीं ले रही है ना, इसलिए लिमिट लगा दी है कि भैया इससे ज्यादा नहीं घटाने देंगे, और हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमसे उसका कुछ लेती तो है नहीं, बल्कि घटाने को दे रही है, तो ये तो फायदा ही है। आ रही है बात समझ में? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज अवेलेबल ओनली इफ द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बोरोड फंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना होगा। एक बात बताइए, आप मान लीजिए नौकरी करते हो, जॉब करते हो, और आपने मकान बनवाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख रुपए लोन ले लिया, और एम्प्लॉयर ने आपको 10 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन। मतलब एम्प्लॉयर ने कहा कि आप एक काम करना, तुम सिर्फ 10 लाख रुपए ही वापस कर देना, ब्याज देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? आपने बैंक से नहीं लिया लोन, आप जहां पे जॉब कर रहे हैं आपने उस कंपनी से लोन ले लिया,
एंड यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट, कोई ब्याज नहीं देना है। तो मैंने आपको सैलरी चैप्टर में ये सिखाया था कि क्या होता है, जितना भी फायदा इंप्लॉयर से इंप्लॉय को मिलता है उन सब पे टैक्स लगता है। जैसे इंप्लॉयर इंप्लॉय को कार दे दे घूमने के लिए तो उस पे भी टैक्स लगता है। ठीक है, इंप्लॉयर इंप्लॉय को रहने के लिए मकान दे दे, ठीक है, बिना किराए लिए, तो उस पे भी टैक्स लगता है क्योंकि वो भी परक्यूसिट माना जाता है। तो ये भी तो एक फायदा है जो इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को दिया। तो गवर्नमेंट हमारी कहती है मार्केट में ब्याज क्या चल रहा है, मान लो 10% चल रहा है, तो हमारी सरकार कहती है कि 10 लाख का 10% ब्याज होता है 1 साल का, जो इंप्लॉयर नहीं ले रहा है तो मत लेने दो। इंप्लॉय के हाथ में 1 लाख रुपए इनकम मानी जाएगी कि इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को 1 लाख का फायदा दिया है। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए इंप्लॉय की इनकम मानी जाएगी और इंप्लॉय से टैक्स दिया जाएगा इस पे। अब बात ये आती है कि मान लो ये 1 लाख रुपया पे सरकार ने टैक्स तो मुझसे ले लिया परक्यूसिट कह के, इंप्लॉय से ले लिया। प्रश्न ये है क्या ये 1 लाख रुपया उसको घटाने को मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में से, मकान के लिए लिया था, क्या ये ब्याज घटा पाएगा? नहीं घटा पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज घटाने का नियम क्या है, ब्याज अगर आपको देना है तो ही ब्याज घटेगा। ये ब्याज देना नहीं ना है, ये देना तो है ही नहीं। ये तो सरकार एक नियम बनाई है कि इंप्लॉयर से इंप्लॉय को जो भी फायदा आएगा उस पर टैक्स लगेगा, देना थोड़ी ना है। तो इसलिए वो ब्याज घटेगा नहीं, क्योंकि ये ब्याज देना ही नहीं था, एम्प्लॉयर ने कोई ब्याज लिया ही नहीं एम्प्लॉय से। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज अवेलेबल ओनली इफ द इंटरेस्ट इज पेबल। अगर ब्याज देना है तभी घटेगा, नहीं देना है तो नहीं घटेगा। इफ द एसएससी हैज टेकन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर टैक्सेबल एज परक्यूसिट, डिडक्शन कैन नॉट बी अवेल्ड। ठीक है ये बात। अब अगली बात समझिए। अगर एक बिल्डर फ्लैट बेच रहा है, बिल्डर फ्लैट सेल कर रहा है, ठीक है, और उसने 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है कि आप 50 लाख रुपए इंस्टेंट पे कर दीजिए, मतलब तुरंत 50 लाख रुपए पे कीजिए, आपको फ्लैट मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप 5-5 लाख रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो 12-12 लाख, 5-5 लाख रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब हर महीने देना है, ठीक है, तो हमको देना पड़ेगा 60 लाख, और तुरंत देंगे तो 50 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है। समझ में आया क्या स्कीम है? बिल्डर कह रहा है 50 लाख रुपए तुरंत देके फ्लैट ले लो, और या फिर 5-5 लाख रुपए करके 12 महीने में दे दो, 60 लाख रुपए होगा, ऐसे फ्लैट ले लो। तो अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है यहां पे? कह रहा है कि अगर ऐसा और 2 ऑप्शन है और आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो तो 10 लाख रुपया जो आपको ज्यादा देना पड़ रहा है वो 10 लाख रुपया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कहलाएगा। 10 लाख रुपया ब्याज कहलाएगा इनकम टैक्स में। जितना ज्यादा दिए हो ना वो ब्याज कहलाएगा और आपको डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। आई बात समझ में? क्योंकि अगर यहां पे डिडक्शन नहीं मिलता ना तो देखिए लोग क्या करते, तो हम 50 लाख रुपए बैंक से लोन लेके फिर बैंक को ब्याज भर देते। अरे ये भी तो कर सकते थे, फिर हम क्यों 60 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए करके इसको देते, हम 5-5 लाख रुपए करके बैंक को दे देते 12 में, बैंक से अभी 50 लाख ले लेते, तब तो हमको ब्याज घटाने को मिलता ना। तो सरकार कह रही है वो वही बात है, हम बैंक से लोन लेने की बजाय बिल्डर से ही क्या कर लिए, समझो कर्ज ले लिए, यही बात हो गई। तो गवर्नमेंट कह रही है ये हम मान लेंगे अगर बिल्डर 2 ऑप्शन में देता है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, अगर बिल्डर बेचता है, ये ढक दीजिए, बिल्डर ये वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, मान लो सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, बस फ्लैट कैसे बिक रहा है 5 लाख रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट में, तब आप ब्याज नहीं कर सकते, तब तो 60 लाख का फ्लैट कहा जाएगा। ध्यान दो, तब ब्याज नहीं कह सकते, फिर तो फ्लैट ही 60 लाख का है।
अगर बिल्डर दो ऑप्शन में बेच रहा है कि तुरंत वाला ये पैसा है और धीरे धीरे करके देने वाला ये पैसा है, अगर दो ऑप्शन में बेच रहा है तो धीरे धीरे पैसा देने वाले ऑप्शन में जितना ज्यादा ले रहा है उसको ब्याज माना जाता है। आ गया समझ में? यानी अगर सिर्फ ऑप्शन 2 होता, यही ऑप्शन होता, तो क्या कुछ ब्याज कहलाता? नहीं, फिर तो 60 लाख का क्या कहलाता? बोलो, फ्लैट कहलाता। और अगर ये दोनों ऑप्शन होता है ना बच्चों, तो इस ऑप्शन के साथ भी हम जाएंगे ना तो फ्लैट 50 लाख का ही बोला जाएगा, 10 लाख रुपया ब्याज बोला जाएगा। वो हमसे 60 लाख रुपया क्यों ले रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं। तो अब बोला जाता है कि फ्लैट 50 लाख का है, 10 लाख रुपया ब्याज लिया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यही बात यहां पे समझा रहा है, व्हेन द बायर एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद द सेलर टू पे द सेल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। बायर अरेंजमेंट किया है सेलर के साथ यानी बिल्डर के साथ कि हम सेल प्राइस कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट में, अलोंग विथ इंटरेस्ट। जब इंस्टॉलमेंट में देंगे और थोड़ा ज्यादा देंगे। अच्छा, मान लो अगर यही ऑप्शन बन जाए कि 5-5 लाख की 10 ही इंस्टॉलमेंट देनी है, 5 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट देनी है और ये भी 50 लाख आएगा, तो कोई ब्याज है क्या? नहीं, फिर तो एक ही बात हो गई ना। ठीक है, तो यही बात यहां कह रहा है कि along with interest यानी कुछ ज्यादा देगा उस पे, ड्यू देयर ऑन। तो ऐसे में इनकम टैक्स कह रहा है हम मान लेंगे द सेलर बिकम्स लेंडर। हम सेलर को, यानी सेलर कौन है? बिल्डर। हम बिल्डर को लेंडर मान लेंगे। लेंडर किसको कहते हैं? जो कर्ज देता है। कह रही है गवर्नमेंट, कह रही है सरकार, कह रही है हमारी, कह रही है ऐसे में मैं बिल्डर को कर्ज देने वाला मान लूंगी। बड़ी सुंदर बात है। इन रिलेशन टू अनपेड परचेज प्राइस, जितना पैसा कम दिया है आपने उसके लिए उतना पैसे का हम मान लेंगे कि कर्ज दे दिया। किसने? बिल्डर ने। एंड द बायर बिकम्स बोरोवर, और हम बायर को, खरीदने वाले को बोरोवर मान लेंगे, कर्ज लेने वाला मान लेंगे। कृपा हो सरकार की जो ऐसा मानी। ठीक है, क्योंकि ये सचमुच ये बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की इंस्टॉलमेंट स्कीम चलती है और सचमुच लोग ज्यादा पेमेंट करते हैं और ब्याज की डिडक्शन मिलनी चाहिए लोगों को। तो हम तो कहेंगे कृपा है सरकार की जो उन्होंने ये कृपा बरसाई और उन्होंने बोला कि हम बिल्डर को क्या मान लेंगे? कर्ज देने वाला, और बायर को क्या मान लेंगे? कर्ज लेने वाला। ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा है और ज्यादा दे रहा है तब। हाँ, ठीक है। इन सच अ केस अनपेड परचेज प्राइस कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल बोरोड। तो कह रही है जितना पैसा आपने कम दिया है उसको हम कैपिटल बोरो मानेंगे फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एंड इंटरेस्ट पेड देयर ऑन, इंटरेस्ट पेड देयर ऑन का मतलब है जितना ज्यादा दे रहे हो, 50 लाख की जगह 60 लाख दे रहे थे ना, तो वही 10 लाख इंटरेस्ट है। कैन बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, और वो हम आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आपने? इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन पढ़ी आज की क्लास में मेरे साथ। करंट ईयर का इंटरेस्ट पूरा मिलता है, प्री कंस्ट्रक्शन का 5 सालों तक मिलता है। ठीक है, 1/5 करके। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर एसओ प्रॉपर्टी होगी तो लिमिट लग जाती है इंटरेस्ट डिडक्शन की, जितना इंटरेस्ट है पूरा नहीं मिलेगा, लिमिट लग जाएगी 2 लाख या 30,000। 3 कंडीशन पे 3 लाख की लिमिट मिलती है। 1/4/99 के बाद का लोन होना चाहिए, लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और जिस साल लोन आपने लिया है उस साल के अंत से 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपने 1 से अधिक लोन लिया है तो भी टोटल लिमिट जो होगी 2 लाख से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। राइट। उसके बाद अगर आपने इंप्लॉयर से लोन लिया है मकान बनवाने खरीदने के लिए, जिसपे आप इंप्लॉयर को ब्याज नहीं दे रहे हो, तो वो ब्याज परक्यूजिट की तरह सैलरी हेड में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन वो ब्याज घटाने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अगर आप बिल्डर से इंस्टॉलमेंट स्कीम के तहत फ्लैट खरीद रहे हो और उस इंस्टॉलमेंट स्कीम में आपसे पैसे कुछ ज्यादा लिए जाते हैं, तो जितना ज्यादा पैसा लिया जाता है वो ब्याज माना जाएगा सेक्शन 24B के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे और आपसे कुछ और बातें करेंगे। विल स्टॉप हियर।